G20 वसुधैव कुटुंबकम इस खास कार्यक्रम में अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। डॉक्टर देवव्रत सिंह जी हैं, प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के, और दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता जी, एसोसिएट प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। तो हम दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के नेतृत्व में इस साल जो G20, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया के आर्थिक देशों का सबसे बड़ा समूह है और सबसे मजबूत संगठन है, इनका जो ये भारत को इस साल प्रेसिडेंसी मिला है और उसकी बैठक नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस बीच कल दिल्ली में दूरदर्शन की ओर से डीडी डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कई पक्षों को खुलकर सामने रखा कि क्या कुछ इस पे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किन बिंदुओं पर उन्होंने बातें रखी, और जो चर्चाएं चल रही है कि जो इसका विस्तार करने की बात लगातार भारत की ओर से हो रहा है, इसके क्या कुछ मायने हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरे साल भर, जब से पिछले साल दिसंबर में भारत को जब इसकी अध्यक्षता मिली थी, उसके बाद से लगातार देश की कोशिश की गई है कि तमाम शहरों, करीब 100 से ज़्यादा शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें मंत्री स्तर के थे, अधिकारी स्तर के कार्यक्रम हुए और उसमें विदेशी डेलीगेट्स काफ़ी संख्या में आए। तो एक जो भारत को हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल दुनिया में किस तरीके से देखा जाना चाहिए था, भारत के जो तमाम शहर हैं वहाँ पर क्या कुछ जो हम कह सकते हैं संभावनाएँ हैं, इन तमाम बिंदुओं को इस तरीके से इस सम्मेलन में दिखाने की कोशिश हुई। और जब 9 और 10 तारीख को जो पूरे विश्व के हम कह सकते हैं बड़े नेता जो G20 के हैं, वो जब यहाँ पर जुटेंगे तो उसमें भी भारत अपनी एक तरीके के ताकत से को भी दिखाने की कोशिश करेगा। और जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली की खूबसूरती है, उसमें पूरे भारत का जो हम कह सकते हैं कि जो एक झलक है वो भी दिखाने की वहाँ पर कोशिश होगी। तो उसका किस तरीके से दुनिया पर असर होगा, इन तमाम बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर देवव्रत जी से, सर किस तरीके से इसको हम लोग समझें कि भारत को जो इस साल प्रेसिडेंसी मिली है, इसके क्या कुछ मायने हैं और इसको कितना बड़ा अवसर के रूप में भारत ने तब्दील किया है? दरअसल इस पूरे G20 के 9 महीने जब से हम लोगों को प्रेसिडेंसी मिली है, इसका जो वॉल्यूम है उसको समझने की आवश्यकता है कि ये जो 20 देश हैं, जिसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल करके 20 बनता है, तो ये वो देश हैं, दुनिया के विकसित देश भी हैं और जो तेज़ी से उभर रहे हैं वो देश हैं। और इन देशों का दुनिया की जीडीपी का 85% भाग इन्हीं देशों से आता है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में जितना भी ट्रेड है उसका 75% ट्रेड जो है, व्यापार है, वो यही देश करते हैं। और दुनिया की 1/3 आबादी जो है वो इन देशों की है। तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ये देश मिल बैठेंगे या किसी मुद्दे पर कोई बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। उसमें अमेरिका जैसे देश हैं, रूस और चीन जैसे देश हैं, तो दूसरे देश भी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस संगठन का प्रेसिडेंट होना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी ने, कि ये केवल प्रेसिडेंसी नहीं है, ये भारत के लिए एक अवसर है। और हम लोगों ने पिछले 9 महीने में भारत सरकार ने बड़ी तनदेही से, बड़ी तल्लीनता से इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाया है, दुनिया के सामने अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाने का और अपनी संभावनाओं को जताने का। और जिस तरीके से आपने बताया कि इतने सारे शहरों में मीटिंग हुई, रांची में भी बड़ा आयोजन हुआ था, देश दुनिया से लोग आए थे और पूरा रांची जो है एकदम G20 की बैनर्स, पोस्टर्स से मीडिया में वो सारी खबरें, और इसके जरिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सब शहरों में एक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ, कि कुछ डेवलपमेंट्स के काम भी हुए, जो शोकेस जो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलता था। छोटे शहरों में नॉर्मली साफ सफाई हुई, सड़कों का जाल बिछा, तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें हुई। और जैसे अगर आप रांची की बात जैसा कि आप कर रहे थे, तो पतरातू बगल में एक खूबसूरत जगह है जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं। और उसके बाद जैसा कि राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट है कि लगातार जो फॉरेनर टूरिस्ट है वो भी आने लगे, तो इसका निश्चित तौर पर हमको लगता है कि इम्पैक्ट हुआ होगा। एकदम इसमें टूरिज्म एक बड़ा एंगल है, लेकिन बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं, जैसे क्लाइमेट को लेके एक डिबेट है। दरअसल इस पूरे G20 के इस पूरे अभियान में पैरेलल कई तरीके के एंगेजमेंट सेशन हुए हैं, जिसमें युवाओं को अलग तरीके से एंगेज किया गया है, एजुकेशनिस्ट हैं उनको अलग तरीके से लिया है, और जो सोशल वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन सबको बहुत अलग अलग तरीके से शामिल किया गया है। और दुनिया ने दरअसल इस मौके पे देखा कि किस तरीके से भारत जो है उभर रहा है तेजी से।
और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से हम लोगों ने पब्लिक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो चाहे आधार के रूप में हो, यूपीआई के रूप में हो, कोविड के दौरान कोविड का मामला हो, या फिर डिजिलॉकर है, ये सारे इतने बड़े लेवल पे पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी को हम भारत सरकार ने जिस तरीके से उपलब्ध कराए हैं वैक्सीनेशन के दौरान, और कोविड के दौरान हम लोगों ने किस तरीके से मजबूती से मुकाबला किया, वो एक उदाहरण है। और उसने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि भारत को देखने की जो दृष्टि है अब हम लोगों को बदलनी चाहिए। अब हम लोगों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वो जो है एक गरीब और पुराना किस्म का देश है, बल्कि एक उभरता हुआ देश है। और हम लोगों ने जो अपनी वैक्सीन है वो लगभग 60 देशों में भेजी। पिछले दिनों जयशंकर जी का एक बयान आया कि कई राजनेता जब उनसे मिलते हैं तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी जो नसों में जो है भारत की वैक्सीन है। भारत की वैक्सीन है। तो ये बड़ा एक अलग दौर शुरू हो गया है, कहना चाहिए कि हम लोग अब समस्या पैदा करने वाले नहीं, हम समस्या को सुलझाने वाले जो दुनिया की कम्युनिटी है उसको लीड करने की स्थिति में आ गए हैं। तो दुनिया में हम उसे लीड करने की स्थिति में, और लगातार जब कह रहे हैं कि आर्थिक पावर बनने की ओर भी भारत अग्रसर है, दुनिया की हम 5वीं जो है आर्थिक पावर बन चुके हैं, और आने वाले दिनों में जैसा कि टारगेट लेके चला जा रहा है कि जल्द ही हम तीसरी इकोनॉमी दुनिया की होंगे। तो वैसे में इस तरह का जो प्रेसिडेंसी मिला है और उसके बाद जो वर्ल्ड लीडर का जुटान होगा दिल्ली में, तो इसको आलोक जी आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो 9-10 सितंबर को दिल्ली में अधिवेशन होने वाला है G20 का, उसको एक बहुत बृहत संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। G20 इससे पहले भी बहुत सारे राष्ट्र प्रेसिडेंट रहे। भारत के पास जब ये प्रेसिडेंसी आई तो भारत ने इसको अपने पक्ष में भी यूज़ किया, इसका उपयोग किया, और विश्व पटल पे भारत के एक छवि को सुधारने का और छवि को बड़े रोबस्ट ढंग से प्रस्तुत करने का के दिशा में भी कार्य किया। तो ओवरऑल आप देखें तो दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। जैसा अभी सर ने पॉइंट आउट किया कि ढेर सारे 28 राज्यों में 8 यूनियन टेरिटरीज़ में 220 से ऊपर सभाएं प्रायोजित थी, बहुत सारी हो गई, कुछ अभी और हो रही हैं। तो हम अंदर की ओर भी ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम किए, और दूसरी ओर हमने हमारी जो भी लोकल लेवल पे टूरिज़्म की संभावनाएं हो और भी कुजीन की संभावनाएं हो, जितने भी तरह के सॉफ्ट पावर कल्चरल एसेट्स थे उनको शोकेस करते हुए हमने वैश्विक फलक पे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को बड़ी मजबूती के साथ रखा। और ये चीज़ अब देश दुनिया भी समझने लगी है। इसका आपको ताज़ा उदाहरण है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका में गए तो जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ, फ्रांस में गए जिस तरह का रेड कारपेट वेलकम मिला। तो ये इसको बहुत संकीर्ण अर्थों में लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें देखने की ज़रूरत है कि भारत के ओवरऑल इंटरनेशनल पर्सनालिटी को कितनी व्यापकता मिल रही है। तो उसी तरीके से जैसे अभी आसियान की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री उसमें भी जा रहे हैं और एक चीज़ है। लेकिन अभी तक क्या था ना कि दिल्ली को ही इंटेलेक्चुअल कैपिटल समझा जाता था, हर चीज़ का कैपिटल समझा जाता था। तो ये वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। अभी देखिए आप 8th ब्रिक्स समिट गोवा में हुआ, SCO समिट गोवा में हुआ, ये इंडो पैसिफिक वाला जो कार्यक्रम था वो जयपुर में हुआ। तो ऐसे हम अलग अलग शहरों में ऐसे कार्यक्रमों को करके उस राज्य के जो कल्चरल एसेट्स हैं, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, उसको हम आउटर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आलोक जी बता रहे थे सर, कि जो छोटे छोटे शहरों में कार्यक्रम हुए उसको दिखाने की कोशिश की। कश्मीर के बारे में हमेशा एक इंटरनेशनल इमेज डिफरेंट तरह का बना रहता है कि वो अशांत इलाका है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन टूरिज्म की बहुत संभावना है। तो भारत में जो वहाँ पर जो बैठकें हुई, तो कश्मीर से पूरी दुनिया में एक डिफरेंट तरह का मैसेज गया। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है कि भारत ने ये दिखाया कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, और उसकी जो खूबसूरती है और उसके जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स है उसको भारत किस तरीके से देखता है, और वो जो दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई। और इसी एक एस्पेक्ट्स के साथ कि जब भारत ने अपने आप को दिखाया कि योग हमारी धरोहर है, तो योग को UN ने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद इस साल
मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, इसके दौरान भी ये कोशिश की गई कि दिखाया गया कि भारत में जो मोटे अनाज है वो किस तरह से हमें बीमारियों से दूर रह सकता है, और कैसे जो छोटे राज्य है, जो इसको कहते हैं कि विकसित देश जो रह गए हैं, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर इसको जोड़ा जाए मुख्य धारा से लाकर और किसानों को इसके प्रति और जागरूक किया जाए, तो इससे वैसे देश जहाँ पर कि खेतीबाड़ी नहीं होती है, जहाँ कहते हैं कि नहीं रेगिस्तान का इलाका है, मरुस्थल का इलाका है और इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, तो इस एस्पेक्ट्स को अगर उजागर किया जाए तो हमको लगता है भारत इस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। याद कीजिए 8-9 महीने पहले जब पहली बार ये घोषणा हुई जी, तो बड़ी सोच समझ के हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम इसका स्लोगन दिया जो अपने आप में एक फिलॉसफी है, जो भारत की जो कहना चाहिए कि जो परंपरा है, भारत की जो सभ्यता है, उसका विचार बताती है कि सारी दुनिया एक परिवार है। वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। तो ऐसा दुनिया की दूसरी सभ्यताएं अभी तक नहीं बात कर पाई, इस एंगल से बात नहीं कर पाई। और आज भी जो हमारी अप्रोच है, जैसे पिछले दिनों भारत ने बड़ा स्पष्टता से कहा यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान कि ये युद्ध करने का जमाना नहीं है, ये बातचीत कर झगड़ों को निपटाने का, सुलझाने का जमाना है, क्योंकि सबको इस पृथ्वी पे मिलजुल के रहना है। तो ये जो विचार है, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं और इस समिट पर भी चीन और रूस है वो थोड़ा सा किनारे अपने आप को नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं आप एजेंडे में यूक्रेन का इम्पैक्ट मत लेके आइए, ये मत लेके आइए। लेकिन भारत अब जो है किसी एक देश का पिछलग्गू नहीं है या किसी के दबाव में नहीं अब अपनी डिप्लोमेसी तय करता। अब भारत की अपनी अलग पहचान है, अलग विचार है, किसी को पसंद हो या ना हो। आप तेल के निर्यात से या किसी चीज से लोन से आप दबा नहीं कर सकते। तो ये एक नए किस्म का भारत है, और ये भारत की नेतृत्वकारी जो शक्ति है उसका प्रतीक है कहना चाहिए। और G20 का बड़ा अच्छे तरीके से भारत सरकार ने उपयोग किया, मुझे लगता है इस मंच का कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है भारत सरकार ने, और लगातार उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। और वो निश्चित तौर पर 9 और 10 तारीख को दिल्ली में देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम पिछले साल भर से हो रहा था और पहले से भी काम होते रहे, लेकिन भारत मंडपम जिसकी झलक अगर लोगों ने अभी सिर्फ टीवी पे देखी है और उसके बाद वो दिख रहा है, तो वो जो भव्यता दिखाने की कोशिश हो रही है, ये लगता है एक उभरते भारत, विकसित होते भारत की झलक भी शायद मेरे ख्याल से भारत मंडपम है। क्या लोग जी? बिल्कुल, और वो झलक दिखेगी वहाँ, बिल्कुल दिखेगी। एक चीज लगातार और चर्चा ये हो रही है कि भारत लगातार वकालत कर रहा है कि जो ये G20 का ग्रुप है इसकी संख्याएं बढ़नी चाहिए, इसमें और भी देश को शामिल होना चाहिए। अब वैसे में बात हो रही है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इस पर लगभग लगता है सहमति भी बन गई है। तो क्या इस तरह का जो भारत की सोच है, जैसा कि दिब्रत सर बोल रहे थे कि ये विश्व एक परिवार है, उस सोच के तहत भारत की सोच यहाँ पर भी मिलती है क्या? बिल्कुल। आप इसको इस संदर्भ में देखें कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था जब G20 की प्रेसिडेंसी मिली कि भारत को ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने की ज़रूरत है। तो भारत इस बात की वकालत करके अपने इस इनिशिएटिव को दर्शाया कि जी हाँ, हम ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने के लिए ही सक्षम नहीं है, बल्कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और आप जितने भी सेक्टर्स थे जिनकी सभाएं हुई भारत के विभिन्न शहरों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, डिजिटल हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, तमाम क्षेत्रों में सहमति कितनी बनी, हम कितना अचीव कर पाए, ये अभी बहुत प्रीमैच्योर है कहना, क्योंकि वो ये 9-10 सितंबर वाले कार्यक्रम हो जाएं, उसके बाद उसका आकलन जब आएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि हम कितना अचीव कर पाए। पर हमें लगता है कि उसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही आप देखिए कि भारत ने विभिन्न शहरों में इन तमाम सेक्टर्स पे अपने सभाओं को आयोजित करके, और वहाँ पे उन सभाओं में इस तथ्य को लाया कि गरीब देशों के लिए, मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो भारत ने नारा दिया कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, इसको हम कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ सकते हैं। और वहीं पे भारत अपने नीतियों को भी दर्शाया। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत, तो उसको हमने कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा, और कैसे हम लास्ट माइल तक पहुंच रहे हैं, लास्ट मैन तक पहुंच रहे हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो हम अंदर जो भी अपने नीतियों को अपनाएं विभिन्न क्षेत्रों में,
उसको भी हमने शोकेस किया इन वैश्विक नेताओं के समक्ष। और दूसरी ओर हमने ये भी उनके ऊपर इम्प्रेस करने का कोशिश किया कि आप इसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, हर एक विश्व के हर एक क्षेत्र में कनेक्टिविटी के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे में जब ग्राउंड पे हम जुड़ रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी का इजाद किसी दूसरे देश में होता है तो उसका बेनिफिट हमारे यहाँ के लोग भी उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ हम अपने लिए बात नहीं किए, ये पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बात किए। तो ये एक बहुत बड़ा भारत का अचीवमेंट है, मैं ये कहूँगा कि मतलब जिस तरीके से डिजिटल पे फोकस हुआ है, जैसा कि कहा जाता है कि आज के डेट में अगर आदमी के पास कुछ नहीं है तो मोबाइल तो जरूर है, और मोबाइल के जरिए जैसा कि हम बता भी रहे हैं आलोक जी कि जैसे डीबीटी जैसे स्कीम्स है, इसका एक बेनिफिट वैसे लोगों तक पहुंचा है जिन तक शायद योजनाएं नहीं पहुंचती थी। देश के हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और वो अभी 75 साल हमने पूरे किए हैं, और लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि 2047 तक देश कहाँ पहुंचेगा। तो वैसे में इस तरह का जो आयोजन है, हमको अपने आप को शोकेस हमने किया कि हम किस तरीके से विश्व के आर्थिक पावर तो बन ही रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी अब सक्षम हुए हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य, चाहे वो स्वास्थ्य के फील्ड हो जिसपे हमने कोविड के दौरान दिखाया कि हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, और इतने बड़े जनमानस को जब हमने देखा कि कोई विकसित राष्ट्र किस तरीके से कोरोना के दौर में तड़प रहा था, लेकिन भारत ने इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने आप को बचा कर रखा, तमाम तरह की चीज़ों को दिखाया कि किस तरीके से हमने डिजिटल जो लिटरेसी है वो हमने अपने पूरे दौर में पैदा किया। तो ये लगता है कि इस तमाम तरह की चीज़ों का 9 और 10 तारीख को भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। अभी शायद आपने एक खबर पढ़ी होगी जी, हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी वो प्रपोज किया। देखिए, टेक्नोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और वो लोग आगे हैं, लेकिन हम लोग अब सॉल्यूशन दे रहे हैं कि देखिए इस तरीके से हम लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके हैंडल कर सकते हैं। दरअसल इसका थोड़ा सा मैं अतीत में जाऊं तो 1999 में ये बना जी, और 2007 तक ये केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स का ही एक कोलोकियम था, ग्रुप था। लेकिन उसके बाद जो है, जब संकट आया, ग्लोबल संकट था 2008 वाला, उसके बाद सारे देशों ने सोचा कि नहीं, इसका एक्सटेंशन करना चाहिए, और जो हेड हैं इंस्टीट्यूशंस के देशों के, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। और आपने एकदम सही कहा कि हमारी अप्रोच इंक्लूसिव है, हमारी अप्रोच एक्सक्लूसिव नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 20 साल में तेजी से दुनिया के फलक पे G20 उभरा है, एक शानदार और ताकतवर मंच के रूप में, वो अद्भुत है, मतलब वो अपने आप में अद्भुत है। और भारत उसके, मुझे तो कई बार लगता है कि भारत को ये मेज़बानी इतना देर से क्यों मिली। जैसे पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी मेज़बानी, अब अगली मेज़बानी ब्राज़ील के पास जाएगी, तो भारत तक मेज़बानी पहुंचने में लगभग 23 साल क्यों लग गए। तो ये देर से है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भारत अपनी पहचान बना रहा है अब तेज़ी से। और इसमें ये जो अप्रोच है कि अफ्रीका के देश और सारे देश उसमें शामिल होने चाहिए, और बड़े बड़े देश हैं वो भले ही पावर गेम में आए, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस मंच की धमक जो है यूएन तक जाएगी, क्योंकि लगातार भारत की ओर से ये सर दबाव भी बनाया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस अब वो नहीं रहा कि जो जिसकी ज़रूरत थी। पहले भारत की क्या स्थिति थी, दूसरे कंट्रीज़ की क्या स्थिति थी, अब जो है वर्ल्ड का सिनेरियो बदल गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत है। क्या आलोक जी, उस परिप्रेक्ष्य में G20 और मदद करेगा भारत को? बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ढेर सारे सेक्टर्स की बातें की, उसमें एक सेक्टर था मल्टी लैटरल फोरम्स का रिफॉर्म्स। तो उस क्षेत्र में भी भारत पहले से ही वकालत करता रहा है, और G20 मंच मिलने के बाद और मुखर रूप से उसकी वकालत करने लगा है। और भारत हमेशा से पक्षधर रहा है कि मल्टीलैटरल फोरम्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। जैसा कि अभी आपने रेफर किया कि समरकंद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये जमाना युद्ध का नहीं है। तो जमाना युद्ध का नहीं है, तो हम कैसे युद्ध को किनारे करके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीलैटरल फोरम ही माध्यम बनेंगी। तो ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थाओं को बाइटिंग पावर दिया जाए, मजबूत किया जाए और ग्रेटर फेथ एंड ट्रस्ट बिल्ड किया जाए,
तो बिल्कुल ये मल्टीलैटरल फोरम्स जितने हैं ये डिलीवर करेंगी। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे हर एक क्षेत्र में अपना दबदबा बना रहा है, इस क्षेत्र में बना रहा है। तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझने की ज़रूरत, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी हाईलाइट किया कि अब तक हमें लोग 3D के लिए जानते थे जी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी। अब हमें 4th D के लिए जानेंगे, दैट इज डेवलपमेंट। तो उसका हमने बहुत अच्छा शोकेसिंग किया G20 के माध्यम से, और सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं, भारत के कोने कोने में जाकर के, मतलब लोग रांची की जो डेलीकेसी है उसका सुख भी भोग कर गए। और इसका देखिए फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन मैन था उसको पता नहीं था कि G20 क्या होता है। तो मैं पठन पाठन के क्षेत्र में हूँ, तो बहुत सारे हमारे आसपास में रहने वाले प्रबुद्ध लोग पूछते थे कि आलोक जी ये G20 क्या है, क्या हो रहा है रांची में। तो मुझे भी उनको बताने का मौका मिला। तो ऐसे आउटरीच जो है ऐसी मल्टीलैटरल फोरम का वो एक इवेंट का रूप भी, एक तरीके से इवेंट का रूप भी, और जनमानस तक पहुंच रहा है। तो उनको भी पता चल रहा है कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा देश का व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कैसे चौड़ा हो रहा है। तो इस चीज को समझने का जनमानस को भी मौका मिला। अदरवाइज हमने पढ़ाया, क्लास में पढ़ा दिया बच्चों को, बस ये वहीं तक सीमित रह जाता था। कह सकते हैं कि हमारा जो हमेशा लगातार ये कहा भी जाता है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, और ये युवा जिसकी की लगातार वकालत की जाती है कि 2047 तक हम कहाँ पहुँचेंगे और किस तरीके से दुनिया में हमारा एक तरीके से विश्व गुरु फिर हम बनेंगे, ये लगातार परिकल्पना हो रही है। वैसे में युवाओं का देश है, तो निश्चित तौर पर युवाओं के मानचित्र में उन्होंने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि G20 क्या होता है, जैसा आलोक जी ने बोला। लेकिन अब जिस तरीके से इवेंट पूरे देश भर के शहरों में हुआ, तो जो नई पीढ़ी है उन्होंने उसको एक तरीके से आत्मसात किया, अपने सामने, अपने आंखों के सामने देखा और चीज़ों को समझा कि ये क्या हो सकता है और इस तरह के मंचों का किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो भारत जिस तरीके से युवाओं का देश है, सर आखिरी कमेंट ये कि जो आने वाले दिनों में जो इवेंट होंगे और जिस तरीके से भारत ने अपने आप को शोकेस किया है, क्या भारत का ये जो मंच है युवा अपने आप को इसमें कन्वर्ट करने की स्थिति में होगा? युवाओं की जो बात की आपने, तो मेरी कई बार क्लास में विद्यार्थियों के साथ बातचीत होती है, तो निश्चित तौर पे उनकी जो भारत देश के बारे में जो सोच है वो हमारी जनरेशन से अलग है, और उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो अलग किस्म का है। वो अब पिछलग्गू या उस रूप में नहीं सोचते, वो लीड करने वाली पोजीशन में, बेबाकी से अपनी बात कहना, बड़े देश की बात को काट देना, तो वो उनमें भी वो झलक दिखती है। और एक छोटी सी बात इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि पिछले एक दशक में पूरी दुनिया के फलक पर पावर जो है, पावर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, और कोविड ने तो उस पावर शिफ्ट को और तेज कर दिया है। आप देखेंगे उधर यूरोपियन यूनियन है वो अलग तरीके से शेप कर रहा है, इधर ऑयल जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, या सार्क है, या ब्रिक्स है, हर जगह मतलब जो रीजनल ग्रुप्स हैं। तो ऐसे में सब लोग अपना एहसास करा रहे हैं कि जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमारी पोजीशन वीक ना पड़े, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने भी अपनी धमक अच्छे से बनाई है। और मुझे पूरी आशा है कि अगले कुछ सालों में ये जिस दिशा पे हम लोग जा रहे हैं उसमें नई पीढ़ी जो है पूरे उत्साह के साथ उसमें योगदान करेगी, और हम लोग जो हैं निश्चित ही यूएन में भी बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे, जो कि हमारी डिमांड है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोगों को मेंबरशिप मिले, और धीरे धीरे एक दो देश जो हैं वो उसका समर्थन करेंगे, और वो दबदबा जो अमीर देशों का दबदबा है वहाँ से वो निकलेगा, और वो भी यूएन भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनेगी, उसका भी फैलाव होगा, और वो सही मायने में पूरी दुनिया का। अब आप देखिए जयशंकर हों या हमारे दूसरे, यूएन में जिस दम से बोलते हैं वो पहले नहीं था, और पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसके वो चर्चे बनते हैं, उस ट्वीट के चर्चे बनते हैं। तो ये एक अद्भुत बात। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वर्ल्ड दुनिया जाते हैं, मैं भी कई जगहों पे गया हूँ साथ में, तो अगले दिन अखबार में पहले जैसा कि मैं सुनता था कि वो किसी कॉलम का न्यूज़ होता था, बट अब वो लीड पेज का न्यूज़ होता है और बाकायदा उस पर रिव्यूज़ होते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अब होती है। एक फाइनल कमेंट आलोक जी, किस तरीके से आप देखते हैं भारत का ये मौका और आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, ये इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि भारत को ये अध्यक्षता बड़े विचित्र समय में मिली। एक तरफ रसिया यूक्रेन का युद्ध, हम कोविड काल से निकल रहे थे, ग्लोबल सप्लाई चेन में ढेर सारा बिखराव, इन्फ्लेशन, डेट
ये सब सारी चीजें थी। देशों में आर्थिक मतलब बड़े एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में हमारे पास ये अध्यक्षता आई। आज उन सब चीज़ों की कोई बात नहीं कर रहा है। तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी भारतीय अध्यक्षता की, कि हमने दुनिया के मानस पटल से इन चीज़ों को सबसाइड करके भुलवा दिया। हाँ, भुलवा दिया और अब हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और अंदर की ओर जिस तरह से G20 कोने कोने तक पहुंचा, तो हमने अंदर भी ढेर सारी सफलताएं अर्जित की और वैश्विक फलक पे भी हमने ढेर सारी सफलताएं अर्जित की। तो मुझे लगता है ये भविष्य बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी कनेक्ट, यूथ कनेक्ट, सिविल सोसाइटी कनेक्ट, ढेर सारे कार्यक्रम को कनेक्ट मतलब किया कोई, गया है। हाँ, कोई ऐसा तबका नहीं रहा जो छूट गया हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर कोई G20 के बारे में जान रहा है। और जब दिल्ली में 9 और 10 तारीख को पूरे जो हम कह सकते हैं आर्थिक देशों के जो बड़े लीडर्स हैं वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत की जो धमक है और भारत जो आर्थिक पावर के रूप में उफड़ रहा है, इसकी झलक पूरे दुनिया को देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान थे। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। थैंक यू।